तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया गया है और इस उद्घाटन के साथ ही बीजेपी ने एक बार फिर से मिशन 10 की बात की है। चर्चा बीजेपी के दावे को लेकर होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का। बीजेपी ने हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जी हां, हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया गया है। अंबाला में सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि चुनावी बिगुल बज गया है। बीजेपी एक बार फिर से सभी 10 सीटें जीतने वाली है। वैसे तो कहते हैं कि जब आचार संहिता लगती है उस दिन चुनावी बिगुल बजा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जब अपने लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन हमने सब कर रहे हैं तो एक प्रकार का चुनावी बिगुल आज बज गया है। और जब चुनावी बिगुल बजता है तो उसके बाद हम सबके लिए, चाहे कोई कार्यकर्ता गली मोहल्ले का हो, बूथ का हो, अथवा प्रदेश और केंद्र स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता हो, उन सब के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टारगेट अपना सामने है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य, कहीं उसमें दुविधा नहीं है। क्योंकि हम लगातार पिछले 2 चुनाव से अपने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर देश भर के लोगों की सहायता से, सहयोग से बना रहे हैं। उसमें और आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य, अब कोई 400 सीटें कहेगा, कोई कम ज्यादा कहेगा, लेकिन हरियाणा के लिए तय है कि पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का है। वहीं फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव कार्यालय उद्घाटन के दौरान बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने केंद्र से लेकर हरियाणा में बीजेपी की जीत का दावा किया। स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शक्ति को दिखाता है। ये मैंने जो कहा भाषण में भी, जो इतिहास है हिस्टोरिकल है। मैंने भी कभी सोचा नहीं जो इलेक्शंस के इतने दिन पहले इस तरीके से चुनाव कार्यालय और उसका उद्घाटन कर दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता, मैंने अपने जीवन काल में किसी पार्टी का अब तक सुना नहीं। ये सब जो भी कुछ होता है मोदी जी के अपने स्वभाव और अपने चिंतन से होता है और माननीय नड्डा जी इसको कार्यान्वयन करते हैं और हम लोग उस दिशा में काम करते हैं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। इस दौरान सैनी ने भी फिर से 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने और हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने की बात कही। 10 की 10 लोकसभा की सीटें फिर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार वो बनने जा रही है। जाहिर है इन दिनों सभी दल मिशन इलेक्शन में जुटे हैं। बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है। बीजेपी सभी 10 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई बीजेपी मिशन 10 में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। सीएम को आपने सुना, हरियाणा बीजेपी प्रभारी को आप सुन रहे थे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष को भी आपने सुना। सभी बीजेपी नेताओं का दावा है केंद्र में हैट्रिक लगाने का, हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने का, साथ ही सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का भी दावा किया जा रहा है। तो बीजेपी की दावेदारियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, और विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, साथ ही नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आप सभी का चर्चा में। शुरुआत नेहरा जी आपसे। सीएम आज ये कह रहे हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है, उल्टी गिनती एक तरह से शुरू हो गई है। तो जब आप लोग बात करते हैं सभी 10 सीटें जीतने की, क्या आधार की इस जीत का?
देखिए ज्योति जी, 2019 का लोकसभा का चुनाव जब हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरह से हुआ, और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ में हमने जीती थी। उसी को संकल्प मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आज अम्बाला से जुड़े थे, माननीय प्रदेश प्रभारी श्री विप्लव देव जी आज हमारे गृह क्षेत्र जो फरीदाबाद जिला है वहां से जुड़े थे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र से जुड़े थे। तीनों हमारे नेताओं ने इस प्रदेश के 10 की 10 लोकसभा सीटों के जो चुनाव कार्यालयों का जो उद्घाटन आज किया है, संबोधन किया था कार्यकर्ताओं को। हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 10 से 15 हजार जो हमारे कार्यकर्ता थे वो एकत्रित हुए थे। एक बड़ा कार्यक्रम एक साथ 10 की 10 लोकसभा सीटों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, और ये दिखाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों को जीतेगी। और इसका आधार मैं अगर आपको बताऊं कि पूरे देश भर के अंदर ज्योति जी जो सबसे बड़ी जीत हुई थी, उसमें उन टॉप 3 जो पूरे देश भर के अंदर जीत थी, उसमें हरियाणा प्रदेश की 2 सीटें टॉप 3 में आती थी। 2 नंबर पे करनाल की सीट थी, और तीसरे नंबर पे मेरा फरीदाबाद जिला जो आता है, लगभग 6.5 लाख मतों से फरीदाबाद के अंदर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से जीते थे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 के अंदर 2019 से बड़े मार्जिन के साथ में हम 10 की 10 लोकसभा की सीटों को जीतेंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि आज हरियाणा प्रदेश के इतिहास में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का आज प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक का संगठन नहीं है, बाकी पार्टियों का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई जनाधार नहीं है। आपने शोले फिल्म देखी होगी, शोले फिल्म के अंदर वो एक कहता है असरानी कि आधे इधर आओ आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे कुछ बचता नहीं था। इसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि आधे मेरे पीछे आओ, और सुरजेवाला जी का जो ग्रुप है उसके साथ जो किरण चौधरी, कुमारी सैलजा जी, वो कहते हैं आधे इधर आओ और बाकी हमारे पीछे आओ। तो पीछे तो कुछ है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, ये तो आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 फरवरी को पलवल होटल के अंदर सुरजेवाला ग्रुप की यात्रा आ रही है, और आज उदयभान जी का बयान आया जो होटल पलवल के रहने वाले हैं कि मैं उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है। जब प्रदेश अध्यक्ष किसी की यात्रा में शामिल नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वो नेता ना मानते नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको नेता नहीं मानते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगी हुई है, एक दूसरे में झगड़ा है, लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, हमारे सब नेता, हमारे सब कार्यकर्ता। तो निश्चित रूप से बड़ी जीत पहले लोकसभा चुनाव के अंदर और फिर हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसका आधार और एक आपको बताऊं मैं, अभी 3 बड़े राज्यों में जिस तरह से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे कांग्रेस पार्टी में भगदड़ का माहौल है। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, जहां इनके पास में संगठन तक नहीं है, जहां इनकी कोई तैयारी नहीं है, बाकी दलों का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देख करके ये सभी लोग घबराए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ईमानदार नीतियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की जो ईमानदार नीतियां, और जिस तरह से हमारा गांव चलो अभियान से लेकर के बूथ बूथ तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख तक हमारे संगठन की रचना हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। और एक तरह से आज ज्योति जी विधिवत रूप से, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद माना जाता है कि चुनाव का बिगुल बजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से आज से ही लोकसभा चुनाव का एक बिगुल बजा दिया है। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है, सबसे बड़े मार्जिन से हम लोग जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा ही सर्वोपरि है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कल रोहतक में जो उनका बिनियानी गांव है, अपना जो पुश्तैनी घर था, उनकी जो जमीन थी वो समाज के नाम कर दी लाइब्रेरी बनाने के लिए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा, जहां कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रोज ईडी के सामने चक्कर काट रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया था, वह हमारे नेता अपने पैतृक जमीन, घर परिवार की जो जमीन है, घर है, उसको भी समाज के लिए आज दान करने का काम कर रहे हैं। और चंडीगढ़ के अंदर आज बड़ी खुशखबरी है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर आज चंडीगढ़ के अंदर बना है। जिस तरह से आज चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल, आज देश में शीत लहर नहीं है, आज देश में भाजपा की लहर चारों तरफ चली हुई है, भगवान श्री राम की लहर चारों तरफ चली हुई है। ये दुष्ट कांग्रेस पार्टी जो भगवान श्री राम की लहर चारों तरफ कैसे चल गई सर? भगवान श्री राम इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? भगवान श्री राम की लहर चली हुई है। भगवान श्री राम इलेक्शन लड़ रहे हैं। भगवान श्री राम इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज भगवान श्री राम इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या? भगवान श्री राम के ठेकेदार हो आप?
खरीद रखा भगवान श्री राम को आपने। दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है भगवान श्री राम से आपका। भगवान श्री राम की लहर चल रही है। आप मुझे बताइए ज्योति जी, बताओ ये चुनाव में भगवान श्री राम को लेके आएंगे, भगवान श्री राम का राजनीति करेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे चुनाव में भगवान श्री राम की लहर चल रही है? कितने समय कौन सी लहर? चुनावी लहर चल रही है भगवान श्री राम की। आप बताइए नाना साहब, चुनावी लहर चल रही है क्या भगवान श्री राम की? नरेंद्र मोदी जी चुनावी चुनाव लड़ रहे हैं क्या भगवान श्री राम? मोदी जी ने अगर आप हार गए तो क्या भगवान श्री राम हार जाएंगे? आप हारोगे पर भगवान श्री राम थोड़े हारेंगे। आप चुनाव में भगवान श्री राम को मत ले जाइए, बहुत बेशर्म की बात आप भारतीय जनता पार्टी की लहर है अपने और ये इसको जो भी आप कहना चाह रहे हैं, पर भगवान श्री राम को कम से कम चुनाव में मत लेके आइए। ये गलत बात है, ये कोई मैट्रिक बता नहीं सकता। ज्योति जी भगवान श्री राम की लहर, बताओ भगवान श्री राम को चुनाव लड़वा रहे हो क्या आप लोग? भगवान श्री राम चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अगर आप हारोगे तो क्या भगवान श्री राम हारेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको। भगवान श्री राम के तुम्हें लहर चल रही है, बताओ चुनाव में भगवान श्री राम की कैसे लहर चलाओगे आप चुनाव? भगवान श्री राम को कैसे चुनाव लड़ाओगे? आप ठेकेदार हो क्या भगवान श्री राम के? हर घर में दिया जलता है सुबह शाम, हर हरियाणवी के घर में दिया जलता है सुबह शाम। हर हरियाणवी मानता है भगवान श्री राम को। भगवान श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ेंगे ये। आप हार के चुनाव तो भगवान श्री राम हारेंगे। हर बात में भगवान श्री राम को बीच में लेके आ जाते हो। आपको पता भी है, आप जो कह रहे हो आपको पता है क्या कह रहे हो? भैया जय श्री राम, एक बार गाना लगा दो जय श्री राम, बोलिए मेरा जय श्री राम। आपके कहने से लगाऊंगा मैं 100 बार लगाऊंगा जय श्री राम और 100 बार बोलूंगा राम राम। आपके कहने पे नहीं बोलेंगे हम। आप बोलो ना, आप हत्यारे, नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, आप में हिम्मत है बोल के दिखाओ। नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद बोल के दिखाओ अगर आप में हिम्मत है तो। बोलो आप नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद, बोलो वीर सावरकर मुर्दाबाद, बोल सकते हो आप? बोलो ना, आप में हिम्मत होनी चाहिए। नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद बोल के दिखाओ अगर आपकी हिम्मत है तो। जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या करी, जिस आदमी के मुंह से मरते हुए भी भगवान श्री राम का नाम निकला, उनकी हत्या करने वालों के बारे में आपके मुंह से एक बार मुर्दाबाद नहीं निकला। धूप के मरने की बात है आपके लिए। अब बोलो ना, अब बोल के दिखाओ। अच्छा मैं आपसे एक बात बोलो, बोलो नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद, बोलो नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद, नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद बोलो। आप नथुराम कोर्ट से मुर्दाबाद बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ये इनकी राजनीति है। जिस आदमी ने मरते हुए भी भगवान श्री राम का नाम लिया और उनकी हत्या करने वाले की मुर्दाबाद नहीं कह सकते ये लोग। ये इनकी राजनीति है। ये हमें हिंदू धर्म चर्चा को आगे ले जाते हैं, कांग्रेस को ये हमें हिंदू धर्म सिखाएंगे, ये हमें भगवान श्री राम की पूजा करना सिखाएंगे। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। धूप के मरने की बात है, धूप के मरने की बात। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, कुछ तो शर्म करिए। आज राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि है, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो सोचिए, दिमाग में लाइए। थोड़ी तो भावना होनी चाहिए आपके दिमाग में। हम गांधी जी के लिए क्या कहते हैं? गांधी जी नवीन जी हमें ऐसे खड़क देखिए, डिबेट की शुरुआत ही हुई है, डिबेट की शुरुआत ही हुई है। आप लोग विषय पर बात करें, डिरेल मत करें डिबेट को। बजरंग दास जी, आप लोगों में अभी यही चल रहा है कि ये यात्रा ऑफिशियल यात्रा है, ये नहीं है, इसको मंजूरी दी गई है, इसको नहीं दी गई है, इन नेता को निमंत्रण मिला के, इनको नहीं मिला के। तो आपकी पार्टी में ये निमंत्रण और मंजूरी का खेल चल रहा है उस वक्त जबकि बीजेपी अपने चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर चुकी है। कैसे मुकाबला करेंगे? बजरंग जी आवाज मिल रही है आपको? पीसीआर बजरंग जी हैं हमारे साथ? जी बोलिए बजरंग जी, सवाल अगर आपने सुना तो कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? अभी आपस में ही बयानबाजी जारी है आपके नेताओं की। कोई बयानबाजी नहीं ज्योति जी। 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर 1 महीना पहले हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं और प्रभारी अपनी ड्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर दौरे चल रहे हैं। यहाँ तक कि बुश स्तर के ऊपर हमारी कमेटियां बन रही है और लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी विशाल रैलियां हो चुकी है। विपक्ष आपके समक्ष दरबार के नाम के ऊपर रैलियां हो चुकी है, सिर्फ एक रैली बाकी है। यहाँ तक कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा जनसंपर्क अभियान रैली कर रहे हैं। लगातार रैलियां डेली की डेली रैली हो रही है। जिला स्तर के ऊपर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हर घर कांग्रेस का अभियान भी हमने चलाया हुआ है। 1 महीने से हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर नेता घर घर
जनता के बीच जा रहा है, जनता से संपर्क कर रहा है। हर एक पार्टी का राइट है अपने स्तर के ऊपर अपना प्रचार करता है, हर एक का राइट है, हर एक आदमी, भारतीय जनता भी करती है, आप पार्टी भी कर रहा है, नीलो भी कर रही है, जहाँ सिस्टम है अपने स्तर के ऊपर करते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। आप देखिए किस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इनके पास मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ क्या है, भगवान जी को बेचना चाहते हैं, भगवान रामचंद्र का नाम लेकर लोगों को ठगना चाहते हैं। अरे मैं पूछता हूँ, भगवान रामचंद्र जी तो हमारे दिल में है, कन कन में भगवान है। ये कहते हैं हम जो राम को लाए, अरे शर्म कर लो, राम को कौन ला सकता है? राम तो सारी दुनिया को लाने वाले हैं, सारी दुनिया को चलाने वाले राम है। कब हरियाणा के अंदर तो सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं, टेलीफोन राम राम जी। जब किसान हल जोतता है तो राम राम का नाम लेकर हल जोतता है। आप देखिए इनकी बेशर्मी, देखिए इनकी बेशर्मी देखिए, इब्बी क्या कहते हैं, राम राम जी का वोट है, अरे राम जी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ये उनका कोई मुद्दा तो है नहीं इनके पास। इन्हें ये बता दे, 9.25 साल के अंदर इन्होंने एक काम तो गिना दो जनता के हक में काम किया हो, दंगे करवाने के सिवाय। ये बात कर रहे थे चंडीगढ़ में चुनाव जीतने की, वहां भी इन्होंने गड़बड़ घोटाला कर दिया। 20 वोटें हमारी, इनकी वोट कितनी, 20 वोटें के अंदर हमारे के अंदर भी इनके पास 16। और ये क्या कहते हैं, 8 कैंसिल होगी। जब कैंसिल कोई वोट होती है, चुनाव अधिकारी दिखाता है एजेंट को, आपकी ये वोट कैंसिल हुई है, कोई नहीं दिखाया गया, बस आप फाइनल है जी, आपकी 12 इनकी 16, तो हम 4 से जीत गए, कुर्सी पे बैठ के भारी भरकम फोर्स लगा दी। देखिए कितनी बेशर्मी है, पहला चुनाव नहीं कराते थे ये, फिर क्या हुआ, कोर्ट के आदेश से चुनाव कराए। 2 बार चुनाव इन्होंने, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव 2 बार टाले, तीसरी बार जब कोर्ट ने आदेश दिया जब तो इन्होंने चुनाव करवाए और फिर आपके सामने गड़बड़ घोटाला कर लिया। ये तो वो सरकार है, चलती सरकार गिरा देते हैं। महाराष्ट्र की चलती सरकार थी, उसको गिरा दिया। मध्य प्रदेश की हमारी चलती सरकार थी, वो गिरा दी। कल देखो कितना बड़ा खेला इन्होंने खेला। कल तक तो कहते थे हम किसी कीमत पर नीतीश को बढ़ने नहीं देंगे, भ्रष्ट आदमी है। मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों बिहार जा रहे हैं आप? बजरंग जी, मैं जब हरियाणा की बात कर रही हूँ, क्यों बिहार जा रहे हैं आप? ठीक है, आपने चंडीगढ़ मेयर को लेकर बात की, ठीक है, वहाँ आप लोगों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, लेकिन कहाँ नीतीश कुमार पर चले गए आप? बजरंग जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अभी जो कहा भी नेहरा साहब ये कह रहे हैं कि उदय भान एसआरके की यात्रा भी शामिल नहीं होंगे, वो भी तब जबकि बाबरिया ये कह चुके हैं कि मिलजुल कर काम करें। शैलजा ने अच्छे भाव से यात्रा शुरू की है। कल भी हमने मुद्दा इसी बात को लेकर रखा था, आप जानते हैं, आप भी चर्चा में थे। कल भी चर्चा इस बात को लेकर थी, क्या हुड्डा गुट के माने जाने वाले नेता एसआरके की यात्रा में शामिल होंगे? क्या एसआरके ग्रुप के नेता भूपेंद्र हुड्डा या उदय भान की ओर से जो कार्यक्रम किए जाते हैं, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में शामिल होंगे या फिर नहीं? आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप उनके होल्डिंग देख लो। अरे रुक जा वीरेंद्र भाई, रुक जा, शांति रख। यह क्या है जो होल्डिंग लग रहे हैं, आपने देखा होगा उसके होल्डिंग के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदय भान जी के बराबर फोटो लगे हुए हैं। तो यही तो बात है ना, आप इसी को उपलब्धि मान रहे हैं। चुनाव आते आते केवल इतना बदलाव हुआ कि एसआरके ग्रुप की यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की फोटो आ गई, जो आप कह रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया, चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर दिया है। एक बात और भी, तो इसी तैयारी के साथ जाएंगे क्या कि होर्डिंग्स पर फोटो आ गई है? ये भी नहीं पता कि कब तक रहेगी। मैं क्या, ज्योति जी इन्होंने एक कार्यालय खोल रहा है, हम लोकसभा में 4 खोल देंगे। कार्यालय से कोई जीतता है क्या? इनका हालात तो देखो ग्राउंड स्तर पे क्या है।
बच्चा बच्चा दुखी है, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। एक तो जाति बता दो, एक आदमी बता दो जिसके साथ इन्हें धोखा न किया हो। किसान के साथ, सरकारी कर्मचारी के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, इन्होंने किसी को छोड़ा तो नहीं है। दुड़ा दुड़ा कर पीटना काम करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इनके पास कल कुछ नहीं बचा तो सिर्फ इब्राहिम चंद्र जी को बेचने में लगे हुए हैं। ये बड़े हो गए, जो चार पंथ थे उनकी भी सुनाई नहीं। ये तो धर्म गुरु के ये मानते नहीं, संतों का ये मानते नहीं। ये तो भगवान राम को भी बेचने में लगे हैं। मगर भगवान की लाठी एक दिन पड़ेगी, इनके ऊपर ऐसी पड़ेगी, इनको नानी याद आ जाएगी। भगवान रामचंद्र नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नेहरा जी भी कहना चाह रहे हैं। मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ूंगी, इससे क्या जवाब दोगे? इनेलो को चर्चा में जोड़ लेती हूँ मैं। रेणु साहब, 10 की 10 सीटें जीतने का दावा के, हरियाणा में भी एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा के, कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी के दावे को? 10 सीट बीजेपी जीतने जा रही है, 10 की 10 सीट कांग्रेस भी जीत रही है। और अभी आम आदमी पार्टी वालों को आप बुलाओगे तो वो भी यही कहेंगे हम भी 10 की 10 जीत रहे हैं। हरियाणा में टोटल सीट 10 है और 30 सीट ये लोग जीत चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस तरह के जुमले नहीं करती। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस तरह की वाहियात की बात नहीं करती है। नहीं, वाहियात मैं आज आपके चैनल पर बड़ी दृढ़ता के साथ, पिछली बार ये कह रही हम तो रिपीट करेंगे उसी प्रदर्शन को, तो ये हवाई बात तो है नहीं। हम तो जीते हुए विजेंद्र जी, हम तो जीते। हाँ, साहब ये हवाई बात तो बीजेपी के लिए तो कम से कम नहीं है। देखिए ज्योति जी, पीछे क्यों नहीं है हवाई? पिछली बार 10 जीत ली थी तो 2014 में तो ये 10 नहीं जीत पाए थे, 7 पर रह गए थे। क्या जरूरी है कि 2024 में 10 की 10 जीतेंगे? एडवांस में कैसे कह सकते हैं? ये बिल्कुल हवाई बातें हैं ये। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हवाई बात नहीं करती। मैं दावे के साथ, बड़े विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ ये बात कहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में, इस साल में, यानी कि मई में होगा या अप्रैल में होंगे, हम 2 सीट गारंटी जीतेंगे और बाकी सीटों पर भी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन अलग है कि वो 2 सीटें जो है कांग्रेस की घटेंगी या भाजपा की घटेंगी और या फिर आम आदमी पार्टी की घटेंगी। किसकी घटेंगी वो ये में आप क्या 2014 की बात कर रहे हैं ज्योति जी? कौन मैं ये बताता हूँ, 2014 वाली बातें कर रहे हैं कि हम उसको रिपीट करेंगे। हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे। और मैं बताता हूं क्यों करेंगे, क्योंकि संगठन के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है। आज भी हमारा संगठन बहुत मजबूत है और बूथ लेवल तक की हमारी जो ना प्रभारी और अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। दूसरी बात, 2013 से लेकर के जिस प्रकार से टिल डेट अभय सिंह चौटाला जी संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष काम आएगा। जनता के बीच में जाकर के एक लोग गांव में जाकर के लोगों से मिलकर के जिस प्रकार से जनता का विश्वास जीतने का काम किया और जनता ने भी अपनी शक्ति दी कि उन्होंने अभय सिंह को चौटाला को स्वीकार किया, उसके विजन को स्वीकार किया, उसकी सत्यता को स्वीकार किया, उसके जो ना वचन को, जो वचन के पक्के हैं उसको स्वीकार किया। इसलिए हम ये कहते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये बार बार कहते हैं और बड़े गर्व के साथ भी कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हम हमेशा चुनाव में लगे रहते हैं। एक चुनाव करवाते हैं, दूसरे में लग जाते हैं। अच्छी बात होती जब एक चुनाव में जनता ने इनको आशीर्वाद दिया जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन ये जनता की सेवा न करके चुनावी मोड में ही लगे रहते हैं, जनता का कुछ करते नहीं है, तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये कहते हैं कि गांव की ओर चलो अभियान हमने शुरू कर रखा, करेंगे हम या कर दिया है। गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी और जेजेपी के किसी नेता को गांव में एंट्री नहीं होने देंगे। ऐसे हालात में ये वहां जाएंगे। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिन्होंने इनको डंडों से पीटने का काम नहीं किया होगा? और ये विकास की बातें कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमने हरियाणा प्रदेश में विकास करवाया। मैं भी मानता हूं विकास करवाया, लेकिन किसका विकास करवाया?
इन्होंने बेरोजगारी का विकास करवाया, हरियाणा प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर लेकर के आए। इन्होंने विकास करवाया अस्वच्छ हरियाणा का, जो कि गवर्नमेंट के ही रिकॉर्ड हैं कि अस्वच्छता में हरियाणा नंबर 1 पर लेकर के आए। इन्होंने विकास किया लेडीज के प्रति क्रूरता का, जो कि मोस्ट अनसेफ में हमारा रिकॉर्ड में नाम आया हरियाणा प्रदेश का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट लाई गई है। इन्होंने करप्शन में रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने पेपर लीकेज का विकास किया, इतने पेपर लीक करवाए कि शायद हिंदुस्तान में कंपटीशन हो जाए तो हरियाणा प्रदेश को पेपर लीकेज मैटर में गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। तो इस तरह का विकास करवा करके भी यदि भारतीय जनता पार्टी वाले ये दावे ठोकते हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे, तो वो इनकी बात है। दूसरी बात, ये भगवान श्री राम जी की लहर चल रही है, अभी नेहरा साहब ने कहा, और कहा ही नहीं बल्कि एक इस इवेंट को, जो कि एक धार्मिक इवेंट थी, वहां राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, उसको राजनीति को इतनी बड़ी इवेंट बना करके देश में प्रचारित नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा। लेकिन जो लहर चल रही है वो श्री राम किसी एक के नहीं है, सबके हैं। ये बालाजी महाराज को, बजरंगबली जी महाराज को लेकर के कर्नाटका में उतरे थे, ऐसी गधा मारी कि पीछे मुड़ करके नहीं देखा इन्होंने कर्नाटका की तरफ। अब यहाँ ये श्री राम को लेकर के आए हैं, देखो क्या होगा कुछ का अंजाज़। चलिए, ये तो इनका मुद्दा था, अदालत के रास्ते ही सही राम मंदिर निर्माण की मंजूरी मिली और अब प्राण प्रतिष्ठा इन्होंने बीजेपी के शासनकाल में हुई है। विपक्षी दल तो जिनको इनवाइट किया गया था कांग्रेस की बात करें, ये तो गए भी नहीं, ये लोग तो शामिल भी नहीं हुए। और अब कहीं ना कहीं शंका है इस बात की कि भगवान श्री राम के नाम पर बीजेपी को वोट न मिल जाए, इस बात की शंका तो है कांग्रेस में या विरोधी दलों में। नवीन जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। नवीन जी, रेणु साहब कह रहे हैं कि हम जीतेंगे 2 सीटें, तो क्या आप ऐसे में 10 सीटों का दावा कर सकते हैं, जबकि आपकी पार्टी में कुछ नेता जो दूसरी पार्टियों से आए थे, दूसरे दलों से आए थे, वो वापस भी जा चुके हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा, मैं पहले एक बार उस पर बताता हूँ। हमारी पार्टी से और किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से लगातार नेता आते जाते रहते हैं, पर एक बड़ा पैटर्न आप देखेंगे, हमारी पार्टी से जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनका क्या बना है भारतीय जनता पार्टी में जाके, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारे एक MLA होते थे दिल्ली से, विनोद कुमार बिन्नी, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, आज उनका कोई अता पता नहीं। हमारे एक और MLA होते थे कपिल मिश्रा जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, उनका आज कोई अता पता नहीं। और इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, पूरी फहरिस्त है इन लोगों की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी करी थी। तो ये खबर मैं चाहता हूँ अशोक तंवर को भी सुननी चाहिए, और उनको क्या मिलने वाला है वो भी देख लेंगे आने वाले टाइम में। इनका काम है किसी प्रकार से हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली ED CBI सब कुछ लगा के एक बार ले लो, और लेके वो देंगे क्या उसके रिटर्न में, वो देखने वाली बात है। दूसरी सीटों का दावा करने वाली बात, अभी तो सीट्स का जो बंटवारा है वो अभी नहीं हुआ है, और वो ये भाजपा वाले बार बार कहते हैं ना कि जी सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, इंडिया गठबंधन का सीटों का, अरे इनका भी नहीं हुआ सीटों का बंटवारा। तो अब इनको पता है कि ये JJP के साथ मिलके लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, 2 पे लड़ेंगे, 10 पे लड़ेंगे, इनको खुद नहीं पता। ये 10 सीटों का दावा कर रहे हैं, पर इन्होंने JJP से पूछा है कि वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो वो तो पोस्टपोल अलायंस हुआ ना, पोस्टपोल अलायंस था। क्या कह रहे हैं? चुनाव जीतने के बाद गठबंधन हुआ ना, आप लोग तो चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन तो है ना। ये सरकार ये कार्यकाल पूरा होने के बाद इसे आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, सवाल है बीजेपी से, मैं पूछूंगी। लेकिन आप लोगों ने तो चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है। वहाँ भगवंत मान कह रहे हैं सभी 13 सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल। मेयर चुनाव के लिए आप लोगों ने चंडीगढ़ में प्रयोग किया, चुनावी लिहाज से तो प्रयोग ही कहेंगे, वहां आप लोग नाकाम रहे। मैं आज के दिन को लोकतंत्र की हत्या जो भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में करी है, वो शर्म की बात है। किस प्रकार से आज हमने देखा है कि भैंस भी अकल से बड़ी हो सकती है, आज हमने भैंस को बड़े होते हुए देखा है। तो इन्होंने जिस प्रकार से अपनी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस करी है, और जिस प्रकार से चंडीगढ़ के लोगों ने जिसको चुना था, इन्होंने अपने प्रशासनिक दबाव और इनके जो मैकेनिज्म का दुरुपयोग करके किस प्रकार से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करा है। चंडीगढ़ की जनता के चुनाव को इन्होंने नकारा है। चंडीगढ़ और पूरे देश की जनता इनको देख रही है कि किस प्रकार से तानाशाही
चरम पे चली गई है। अहंकार के समंदर में यहां तक भारतीय जनता पार्टी डूबी हुई है और पूरा देश इनको देख रहा है और इनको देश बताएगा। रही बातों का, यही रही सीटों के, कितनी सीटें अभी आ रहे हैं आपके पास से सर, मैं उत्तर पूरा आप फिर बोलिएगा, आपके पास पूरा समय आएगा, आराम से बोलिएगा आप। अच्छा चलो आप पे आ जाते हैं, रुको 1 मिनट। आप कह रहे अपने भगवानों के नारे लगवा रहे थे। मैं आपसे ना 1 मिनट लूंगा ज्योति जी, मैं आपको कुछ मैं भी चाहूंगा कि आप भगवानों के बारे में थोड़ी जय बोल दे। बोलो भगवान श्री राम की जय, बोलो भगवान श्री राम की जय। अरे बोलिए नेहरा साहब, क्यों दही जल्दी मुंह में? बोलो फिर मैं तो बोलो भगवान श्री राम की जय। आपका मेंबर भगवान हनुमान की जय बोलो, बोलना हनुमान भगवान श्री राम की जय। अरे भैया बोलो, मैडम इनसे बोलो कृष्ण भगवान की जय। अभी जय नहीं बोली थी ना भगवान श्री राम की। शिव शंकर भगवान की जय। इनका कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं लेना देना राम से, भगवान से, हनुमान से, शिव से नहीं बोल सकते। बोलो बोलो भगवान श्री राम की जय, बोलना बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। मैं इनको यहाँ पे नंगा करके जाऊंगा, ये कुछ नहीं बोलेंगे, इनको कोई मतलब नहीं भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम की लहर बोलते क्यों नहीं भाई? अरे बोलो प्रभु, कहाँ मुंह में दही जम गई? राम की जय बोलते हुए शर्म आ रही है? राम के नाम पे चुनाव लड़ोगे पर राम के नाम की जय बोलते हुए शर्म आ रही है? अब बोलो कृष्ण भगवान की जय। अरे बोलो कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय बोलो। कृष्ण भगवान की जय बोलो। क्या होती है शर्म? आप बोलो कृष्ण भगवान की जय, आप भगवान हनुमान की जय बोलो, आप बालाजी महाराज की जय बोलो, आप सच्चे दीनानाथ की जय बोलो, आप विष्णु भगवान की जय बोलो। आप बता दो, ये हिंदू बनते हैं ना? मैं बताता हूँ, विष्णु पुराण की 1 चौपाई सुना दो, विष्णु पुराण की 1 चौपाई सुना दो, मान जाऊंगा आपको। ठेकेदारों, तुम नकली ठेकेदारों, अरे सुनो प्रभु जी सुनिए, अरे प्रभु जी सुनिए, विष्णु पुराण की 1 चौपाई जवाब दे दूं, विष्णु पुराण की जवाब दे दूं। जिस पार्टी का राम का नाम लेते हुए देखिए मेरे साथ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये भी बैठे, जिस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर मेंबर आप बोल के दिखाओ भगवान श्री राम की जय। अगर वो खराब करें डिबेट का तो कैसा रहता है? कर लो, वोट ले लो, एमएलए बन जाओ, विधायक बन जाओ, राम की जय नहीं बोलेंगे, कृष्ण भगवान की जय नहीं बोलेंगे, बालाजी महाराज की जय नहीं बोलेंगे, हनुमान जी की जय नहीं बोलेंगे, ब्रह्मा की जय नहीं बोलेंगे, विष्णु की जय नहीं बोलेंगे, महेश की जय नहीं बोलेंगे, गद्दारों का नाश नहीं बोलेंगे, हत्यारों का नाश नहीं बोलेंगे, गांधी के हत्यारों का नाश नहीं बोलेंगे। राजनीति करेंगे। एक बार नहीं बोला इन्होंने, शर्म आनी चाहिए। डूब के मरने की बात है, एक बार इन्होंने राम का नाम नहीं लिया, शर्म आनी चाहिए। देश की जनता, अरे शर्म तो केजरीवाल को आना चाहिए। हर चुनाव में देख रही है आपको, शर्म तो केजरीवाल को आनी चाहिए। जनता देख रही है हर चुनाव में हरियाणा में जमानत जब्त होती है, शर्म तो उनको आना चाहिए। भगवान श्री राम शर्म ऐसे व्यक्ति को आनी चाहिए जो हर चुनाव में काला मुंह कराता है हरियाणा में। बैठे इस डिबेट में और लाखों लोग देख रहे शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। राम का नाम तो निकालो, हरियाणा के हर चुनाव में राम का नाम नहीं निकलेगा। राम का नाम बोल सकते हो? मैडम आपने किसको बुलाया है? मैडम के विषय पर बात करेंगे। ये मुझे ये जय श्री राम की जय बुलवा रहे थे ज्योति जी मेरे से, ये कहते थे जय श्री राम बोलो। अब मैं इनको सिखा रहा हूँ जय श्री राम कैसे बोलते हैं, इनको नहीं पता है कुछ भी। ये जो सूडो भगत बने हुए हैं ना, कुछ नहीं पता। नवीन जी अभी आप रुकिए। देखिए नेहरा साहब, ठीक है आप लोग जयकारी लगवाते रहे आपस में, ये तो कंपटीशन ही चल रहा है आप दोनों का, लेकिन मैं आपसे सवाल गठबंधन को लेकर जब हम पूछते हैं इंडिया गठबंधन के दलों से, तो ये बीजेपी जेजेपी को लेकर कहते हैं कि आप लोग तो कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन आपकी साथी पार्टी का क्या स्टैंड है, या गठबंधन को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए ज्योति जी, दारू वाली पार्टी के सवालों का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि ये पीते हैं, ये पीते हैं, ये तुम पैक बना के आते हो क्या? के अंदर हर तुम लोग पैक बना के आते हो क्या? दारू वाली हर चुनाव में इनकी जमानत, तुम बड़े दारू के वो शौकीन हो, तुम्हें हर चीज में दारू हरियाणा के इनकी जमानत। दारू वाली पार्टी, कौन सी दारू वाली पार्टी? आदमी को बुला लिया आपने डिबेट में, कौन सी दारू वाली पार्टी? तुम पैक बना के लेके जाते हो क्या? ये मैडम दारू वाली क्या होती है? दारू वाली हरियाणा प्रदेश के मैडम देखिए ज्योति मैडम, हर चुनाव में जिसकी जमानत जब्त होती है, जिसका मेंबर पंचायत नहीं हरियाणा में, वो डिबेट में पता है आपके बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, हमारे छोटे छोटे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर जिसका मेंबर पंचायत भी नहीं है, 2014 से लेकर आज तक जिनका ये हमें बताएंगे ईमानदारी क्या होती है, पूरे देश को लूट के खा गए। नवीन जी इनको अपनी बात कहने दीजिए, आप इनको अपनी बात कहने दीजिए, आप बताइए ना आप गठबंधन को लेकर, क्योंकि जब अब तो चुनावी बिगुल बज ही चुका है ना।
देखिए मैडम, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरे बीच में ना तो बोले। मैंने इनको देखिए, टोका अरे आप ये मैंने टोका इनको, ये सुन रहे हैं अभी आपको गठबंधन को लेकर मैडम सवाल मैंने देखिए, पूछा आपसे। मैं मेरे कर्म पर मैं बोलूंगा मुझे क्या बोलना। जिस पार्टी का 2014 से आज तक 10 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर मेंबर पंचायत नहीं है, उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी माँ सरपंच है, सुनो मैं बताता हूँ आपको, मेंबर पंचायत है। रुको सर, आपको नहीं पता, मेरी माँ सरपंच है और मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अरे अब बताओ मुझे, कमाल की बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका निशा है? खानो, नवीन गौड़ जी, नवीन गौड़ जी, नहीं नहीं ऐसे दारू पी का डिबेट हो रही है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो? नवीन जी, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा, देखिए इनको अपनी बात कहने दीजिए। ये कोई तरीका थोड़ी है यार, डिबेट पहली बार डिबेट में आए हो क्या? अरे कुछ भी तो मत करो यार, कुछ भी तो मत करो ना, कुछ जिस सोच पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर, अब ऐसे तो मत करो ना, कुछ भी कह रहे हो। 2014 से लेकर ज्योति मैडम आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस पार्टी की जमानत नहीं बची और अशोक तंवर जी के सहारे जमानत बचाना चाहते थे, वो भी छोड़ के भाग गए इनको। तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज मैं इस पार्टी को गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि हरियाणा की जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती है। और आप मुझे ये बताइए कि 2000 ये एसओएल का पानी हरियाणा को देते नहीं है, चंडीगढ़ को छीनना चाहते हैं, इसीलिए हरियाणा की जनता इनकी जमानत जब्त करती है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के भी आज बड़े बड़े जो नेता हैं, अभी रुकिए नवीन जी, आप धैर्य से सुनिए, आप देखिए मैडम, आएंगे आपके पास अभी, बड़े बड़े नेता मैडम, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। मैं मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ पे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं बजरंग दास जी, बहुत मैं सम्मान करता हूँ उनका। मेरे कर्म के बाद वो बताएं कि जरा कौन कौन से कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की कह रहे हैं और जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दम पर पूरा हरियाणा जीतने का ये दम भरते हैं। 2019 के चुनाव में वो पिता पुत्र बुरी तरह से चुनाव हार गए थे। इसके साथ साथ आज मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम कि हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 15 साल से कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है और राम मंदिर का जहां ये विषय कर रहे थे, हमने हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में भगवान श्री राम जी का मंदिर था। कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने मंदिर का जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे शुरुआत की है, प्राण प्रतिष्ठा की है, तो वो हमारे घोषणा पत्र में था, हमने उसकी शुरुआत की है। भगवान श्री राम का हम मानते हैं, हम राम राज्य लाना चाहते हैं देश के अंदर। आज भगवान श्री राम के राम राज्य के पैटर्न के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है नेरा जी, आपने सभी बातों आपको काउंटर करना था, आप सब कह चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल तो रह गया ना, गठबंधन को लेकर कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? क्योंकि जीत का दावा तो जेजेपी भी कर रही है, आप लोग भी कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बताओ, 20 सीट तो इन्होंने ही बना रखी है। आपने मेरे से कहा मैडम? आपसे ही कहा जी। क्या कहा? एक सवाल तो रहे। मैं 2 बार शुरुआत में भी पूछ चुकी हूँ आपसे, गठबंधन को लेकर आप लोग कब तक तस्वीर साफ कर पाएंगे? 10 की 10 सीटें जीतने का दावा है, लेकिन अभी तो गठबंधन के साथ ही जेजेपी आप लोगों के साथ सरकार में है। देखिए, वो राज्य स्तर पे हमारी जो हरियाणा की सरकार चली हुई है उसमें हमारे साथ ही है, लेकिन लोकसभा स्तर पे 2019 में पहले से ही हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीत चुके हैं, फिर से 2024 में जीतेंगे। और मुझे लगता नहीं है इस तरह का कोई विषय आएगा, लेकिन आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। हमारी अपनी तैयारी है, 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हम लोग चुनाव पहले की तरह जीतेंगे, जैसे 2019 के चुनाव में हम लोग जीते थे। और आप मुझे बताइए, ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे ज्योति जी, उदयवान जी का बयान शायद उन्होंने सुना नहीं, जो ये कह रहे हैं कि पलवल होटल में जब यात्रा आ रही है 2 तारीख को, मुझे कोई निमंत्रण नहीं है, आप देखिए। और जहां तक सुनिए बजरंग जी, अपने नंबर पे बोलना, हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 लोकसभा तीसरी बार जीतेंगे, उसका कारण आपको भी पूरा टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए, ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपको बजरंग जी बता देता हूँ, आपने नंबर पे बोलना। हमने मैडम जो ईमानदारी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 1,20,000 बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी और योग्यता के साथ में जो सरकारी नौकरी दी है, वो हमारी जीत का एक बड़ा कारण होगा। लगभग 60,000 भर्तियों की प्रक्रिया अभी चली हुई है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपए सालाना हमारी सरकार ने दिया है, वो हमारी जीत का एक बहुत बड़ा आधार होगा। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज जो गरीब आदमी को हमने दिया, वो हमारी जीत का आधार होगा। 150 से ज्यादा महाविद्यालय हरियाणा सरकार ने, हमारी सरकार जब से आई है इस प्रदेश में, हमने खोलने का काम किया है। हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। स्वामित्व योजना के माध्यम से
गांव के अंदर लाल डोरा को खत्म ठीक है, आप करके कह रहे हैं हमने कि उपलब्धियां रजिस्ट्री बहुत करने हैं का हमारे काम किया पास। है। मैडम सुन लीजिए, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। हर घर नल से मीठा जल के माध्यम से गांव गांव में मीठा पानी पहुंचाया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से आज ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे हैं। आज तो नीतीश कुमार भी इस एनडीए गठबंधन को छोड़कर हमारे एनडीए में आ चुके हैं। आज मुझे बताइए, अशोक तंवर जी जैसे नेता इन डूबते हुए जहाजों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सवार हो चुके हैं। ठीक है नेहरा जी, चारों तरफ पूरे देश में प्रदेश में लहर अभी रुकिए नवीन जी, कांग्रेस प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 3 राज्यों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है नेहरा जी, पार्टी समेत सभी लोगों में भगदड़ का माहौल ठीक है, आपको सरकार की उपलब्धियां सभी उपलब्धियां याद होती हैं और आप बहुत स्पीड से इन्हें गिनाते भी हैं, आपने ज्यादातर गिनवा ली हैं। अभी मैं आगे बढ़ूं डिबेट में। गर्ग साहब, पिछली बार चूंकि कई दिग्गज आप लोगों के मैदान में थे लोकसभा चुनाव के लिहाज से, लेकिन इस बार तो नेहरा जी कह रहे हैं कौन कौन से दिग्गज होंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, तमाम जो बड़े नेता आपके मैदान में थे सभी हारे थे। सब मना कर दिए चुनाव लड़ने के लिए, कौन लड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, हार जीत होती रहती है। इनके पास 2005 में 0 थे, ये आंकड़े ढा के देख रहे, 2004 में जब चुनाव है इनकी 1 सीट भी नहीं थी। 9 में इनके पल्ले क्या था, आज ये कूद रहे हैं। किसी समय 2 लोकसभा के इनके मेंबर तो होते इनका थे, तो ग्राफ बढ़ा है ना, 2 होते थे, इनका तो ग्राफ बढ़ा के नहीं मैं बता रहा हूँ, समझे नहीं, हमारा ग्राफ बढ़ा है घटा है। अगर इनका पहले कम था बढ़ गया, फिर घटते देर लगती है क्या? हम 10 इनको कोई, मैं कहूँ 1 या 10 के यहाँ ये कह रहे 11 जीतेंगे, कोई रोक सकता है क्या? 11 भी जीत सकते हैं। ये बेईमानी करने की इनकी आदत पड़ रही है, झूठ बोलने की इनकी आदत पड़ रही है। हम जीतेंगे, हमने ये काम किए। किस बात पे जीतेंगे? इस बात पे जीतेंगे सरकारी हॉस्पिटल की हालत जमा खस्ता है, बद से बदतर सरकारी हॉस्पिटल में, ना वहां पे कोई दवाई है ना कोई मूलभूत सुविधा है। इस नाम पे जीतोगे। सरकारी स्कूल आपने बंद करवा दिए, सरकारी बिल्डिंगे। कांग्रेस का बताएं ना, कांग्रेस के दिग्गजों को लेकर बात करें। बीजेपी बार बार कहती है कि आप कांग्रेस के नेता तो आपकी नहीं, आपस में एक दूसरे के कांटे निकालते रह जाएंगे। ज्योति जी, आप मुझे बोल, ज्योति जी इन्होंने अपनी बात सुनाई है तो मैं पे तो गिनाऊं ना गिनाऊं। किस बात पे जीतेंगे? इस बात पे जीतेंगे जिन्होंने दुड़ा लोगों को उठा है, इस बात पे जीतेंगे। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर 1.5 साल से जनता लाइन में लग रही है, घोटाले के, इस नाम पे जीतेंगे। पुलिस कस्टडी के अंदर आपने करोड़ों रुपए की शराब बेच दी, उस नाम पे जीतोगे। अरबों रुपए के अपने घोटाले, जो कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, रिश्तियां बहन थी, आपने रिश्तियां करवा दी और अरबों रुपए घोटाला कर लिया, इस नाम पे जीतोगे। धान घोटाला, सरसों घोटाला, उस नाम पे जीतोगे। या आप खनन घोटाले के अंदर सैकड़ों मजदूर आपने मरवा दिए, इस नाम पे जीतोगे। खनन घोटाले के अंदर डीएसपी आपने मरवा दिया, हिसार जिला डीएसपी पलवल के अंदर मरवाया, उस नाम पे जीतोगे। मेरे साथी, गिनवाने के लिए आपके पल्ले कुछ नहीं है। आप इस नाम पे जीतोगे। आपने बेरोजगारी फैलाई है, लाखों लोग आपने बेरोजगार कर दिए, महंगाई आपने बढ़ा दी और क्राइम के अंदर नंबर 1 हरियाणा आपने ला दिया। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लूटपाट फरोख्ती, एक मातूराम हलवाई रोहतक के अंदर था, अपने गुवाना में देख लो, 2 करोड़ की फरोख्ती और 40-45 राउंड फायर में खुलेआम अपराधी 5 दिन दहाड़े करते हैं। आज तक 9 दिन हो गए, पुलिस पकड़ नहीं पाई और खुली चुनौती दे रहे हैं, फिर फोन कर रहे फरोख्ती के लिए। क्या करोगे? इस नाम के जीतोगे आप भी? हमने गुंडागर्दी बढ़ा दी, लूटपाट बढ़ा दी, इस नाम की आप वोट लेओगे। जनता देखती है। राम के नाम को यूज मत करो साथियों, राम को मत बेचो। राम सबका है, राम सबके दिल में बसता है, घर घर में राम, कण कण में राम, और राम का इससे डरो। आप रामद्रोही हो। हम अरे आपके मुंह से राम का नाम नहीं निकल रहा। आप बता श्री राम के भगत तेरा नाम से नाम नहीं निकल रहा लोगों के मुंह से। आप बता रहे रामद्रोही कौन है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ताली बजाते के लिए। अरे भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं निकल रहा आपके मुंह से, आप बताओगे कि रामद्रोही कौन है? भगवान विष्णु का नाम नहीं निकल रहा आपके मुंह से, आप बताओगे रामद्रोही कौन है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कलाकारी। ये बताएंगे, मैं सिखाएंगे। नवीन जी, आपको 10 सेकंड के लिए कुछ कहना था, बोलिए।
ये देखिए मैं थोड़ा ये जो अब तक ये पार्टी के नाम की बातें कर रहे हैं, ये एक मिनट सर मैं एक बार कह लेता हूँ। नहीं, ये दारू वाली पार्टी से जो आए हुए हैं, बजरंग जी आप बोल कर रुक गए थे तो मैंने आपको टाइम दिया बोलने के लिए। इनकी कथा पूरी होने दो। नहीं मैडम आप किस बात को विराम नहीं, आप रुक गए थे बोलकर बजरंग जी, तब मैं आगे बढ़ी हूँ डिबेट में। मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूं। लोकसभा के लिए हमने सारी कमेटियां, प्रचार कमेटियां, मैनिफेस्टो कमेटियां, यहां तक कि टिकट वितरण कमेटियां भी हमारी बन चुकी है, जिसकी दो मीटिंग हमारी हो भी चुकी है। कल भी हमारी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, दीपक बावरिया परवारी ने हमारी मीटिंग ली थी, उस कमेटी में मैं भी शामिल हूं। और जहां तक कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमने लोग, हमारे जो कांग्रेस के नेता है मेरे साथ 3 जवाब मांगा था कौन चुनाव लड़ा, उसके लिए हमने फार्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। 7 तारीख से हम फार्म लेंगे लोगों से लड़ने के लिए। हिसार के अंदर भी हमारे पास 5-5 कैंडिडेट है, रोहतक में दीपेंद्र जी भी लड़ेंगे, सोनीपत में कई कैंडिडेट है, फरीदाबाद के अंदर कई कैंडिडेट है, गुड़गांव में कई कैंडिडेट है, भिवानी में 3-4 कैंडिडेट है। क्यों मैं लोकसभा प्रभारी भिवानी का इसलिए बताना चाहता हूँ, अभी तो कांग्रेस से सवाल बार बार यही उठता है, कहीं आप लोग आपस में लड़ने में तो नहीं रह जाएंगे। रोजाना इस तरह के बयान, रोजाना इस तरह की बातें। अभी आप रुकेंगे, अभी आप भारतीय जनता पार्टी पे जो कैंडिडेट है हमारे मांगे हुए कैंडिडेट है, धर्मवीर हमारा मांगा हुआ कैंडिडेट है, राव इंद्रजीत हमारा मांगा हुआ कैंडिडेट है, अभी आप रुकिए बजरंग जी, हमारा मांगा कैंडिडेट। नवीन जी आपको कुछ बोलना था, सारे कैंडिडेट हमारे हैं। इनकी पूरी हो जाए तो कुछ बोले। ये आप लोगों नहीं, आपकी पार्टी को कोई छोड़कर गया तो वो मांगे हुए हो गए, कमाल करते हैं। आपकी पार्टी में कोई आता है, आप लोग कहते हैं हमारा हाथ, हमारा कुनबा मजबूत हो रहा है, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, लोग कांग्रेस की विचारधारा में यकीन कर रहे हैं। अभी आप सुनिए नवीन जी बोले। इनका इनकी नेहरा साहब की ये जो नकली राम भगत बनने की बात करते हैं, इनकी एक बार कथा एक बार रुकवा दीजिए कृपया करके, इनका शांति। आप रुकिए सर, इसको मतलब ऐसे मत करिए, आप अपनी बारे में बोलिए, खाम का हर किसी के बारे में बोलते हैं। देखिए जहां तक इन्होंने एक बात कही थी, एक तो कि जी आम आदमी पार्टी का कोई हरियाणा में प्रतिनिधि नहीं है। आप इतने बेईमान हो, आपकी पार्टी की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, इतनी बेईमानी करिए। निशा कालो इनको म्यूट कर दो, इनको शांति नहीं है इनके दिमाग में। आप भाई साहब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, थोड़ी दिमाग का इलाज करें। निशा कानो जी इस्माइलाबाद से, निशा कानो इस्माइलाबाद से चेयरमैन बनी थी, चुनाव जीती थी, आपने उनको ये देश की जनता देख रही है, आपने शपथ नहीं लेने दी निशा कानो जी को, उनको मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आप बता रहे हो कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है, पंचायत में भी हमारे प्रतिनिधि है। और बता देता हूँ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे नंबर की वोट शेयर की बात कर रहा हूँ। आपको कुछ पता है नहीं, आप डिबेट में तो आगे, आपको ये तक नहीं पता कि निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हरियाणा में। कौन सी पार्टी है, कहाँ पार्टी है? आपको नहीं पता, आपको पता भी नहीं, आपको नहीं पता लगेगा ना। आप कह रहे हो कि जी आपने बिगुल फूक दिया, भाई हमने तो सुना नहीं आपने बिगुल कहाँ फूका है आपने। हमने शंखनाद तो सुना था, हमने शंखनाद सुना था जींद। इनको रोक लो, मैं 1 मिनट भी इन्होंने मेरा साहब देखिए ऐसे नहीं, आपको 1 मिनट भी इन्होंने अभी टाइम नहीं, अभी टाइम कम है डिबेट के लिए। आप लोग नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे नेहरा जी, मैं इनको भी तो रोक रही थी। नहीं, आप 1 मिनट अनइंटरप्टेड नहीं दिए इन्होंने मुझे, 1 सिंगल मिनट भी। ये आपको, मुझे पता है आपको जल्दबाजी है कि डिबेट कैसे खत्म हो। रुकिए सर, इतनी जल्दबाजी मत करिए, अभी कुछ नहीं है, बहुत लंबा चलना है। आज ये अंतिम डिबेट नहीं है, इसके बाद भी डिबेट होगी, आप अपनी बात रखिएगा। पर मैं ये इतना कैसेट चालू होके आती है चाबी भर के, वो जब तक खत्म ना हो जाए इनको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी बात कही नवीन जी, आप लोग दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, विषय पर बात करें ना। इनको रोक लीजिए, बोलो मेरा जी, मुझे आपको म्यूट कराना होगा, ये कोई तरीका नहीं आपका। मैडम यहाँ पे इनको सुन लो एक बार। नहीं, आप लोग साथ साथ बोल रहे तो मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैडम यहाँ पर 2 पार्टी के प्रवक्ता और बैठे, मेरे पुराने साथी हैं, इनको बोलिए सभ्यता से डिबेट करें।
सभ्यता से आप हमें राम के नाम पे नारे लगवाओगे और आप सभ्यता की एक्सपेक्ट करोगे कि आप हमें मतलब देश अगर आप बात चुनाव आप कह रहे हैं बिगुल बच चुका है, रैलियां करने से कार्यक्रम करने से बिगुल बच जाता है। देखिए ये कह रहे हैं जमानत तो आप लोगों की हर बार हर जगह जब्त हुई है। पार्टी के नेता निर्मल सिंह की बात करें, चित्रा सिरवारा की बात करें, अशोक तंवर की बात करें, पार्टी को छोड़कर ही जा रहे हैं। नया कोई चेहरा कोई नया नाम आया आप लोगों के पास? ज्योति जी इस पर बात कीजिए ना, बहस कर रहे हैं आप उसमें। बिल्कुल ज्योति जी, आम आदमी पार्टी चालू हो गए जी, आम आदमी पार्टी इनको या तो म्यूट आप लगातार बोलते नहीं रहेंगे, इनको डिबेट के फिर आप बात का उत्तर दीजिए। हाँ, तो जहां तक आम आदमी आपने कहा ये वहां चले गए वहां चले गए, आम आदमी पार्टी की यही खूबसूरती है। और आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी ने बड़े कॉमन लोगों को, बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। किसी के आम आदमी पार्टी किसी पारंपरिक राजनेता, ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन जिसके दादा फिर बाप फिर उसका जीजा सौड़ा मामा सब कुछ इकट्ठे हो जाते, उस पैटर्न पे आम आदमी पार्टी तो इनको शामिल क्यों करवाया? आम आदमी पार्टी किसी पारंपरिक राजनेता के भरोसे नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो हिम्मत है जो पंजाब में सीएम को 2-2 सीटों से हरा सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी में जहां तक नेताओं के इधर उधर जाने की बात है, कोई बात नहीं, आए थे चले गए। ठीक है नवीन जी, पंजाब तो नहीं है, तीसरी बात ये दिल्ली भी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं एक बार इनका जवाब दे लेता हूं। मैं कहता हूं और ऑफिशियली कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी SYL के मुद्दे पे मोदी जी के 2019 के बयान का समर्थन करती है पाकिस्तान का पानी लाने का लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, कब लाओगे जी 2000? ये मोदी जी कह रहे थे पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, हरियाणा को हरियाणा कह रहे थे, पानी को पानी कह रहे थे, हरियाणा से कनेक्ट कर रहे थे, वो कब आएगा? आप तीसरी बात आपने कही कि आप ईमानदारी की बात करी, आपने संकल्प की बात करी कि जी हम उसी संकल्प मानते हैं, जीत जाएंगे 10 सीट। आपका जो 2019 का संकल्प पत्र है, आपका जो मैनिफेस्टो है, मैं मान जाऊंगा आपके पास अगर है तो पढ़ के सुना दो, सिर्फ पढ़ के सुना दो, आपके मुख्यमंत्री से पढ़ के सुनवा दो। आपका जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आप अपना 2019 का संकल्प पत्र पढ़ के सुनवा दो, मैं मान जाऊंगा। उसको कंपेयर करके देखना कि आपने जो संकल्प पत्र में लिखा था और एक्चुअल में जो आपने ग्राउंड पे किया है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। वो मैच ही नहीं हो रही है। चलिए डिबेट को वाइंड अप क्यों ले जाते हैं? एसवाइल को लेकर आपने टिप्पणी की, एसवाइल को लेकर वर्तमान में स्थिति है, भगवंत मान इनकार कर रहे हैं, बार बार इनकार कर रहे हैं, बार बार बैठक हो रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी। इसी कमेंट के साथ अभी मैं आगे बढ़ूंगी। आखिरी कमेंट आपका विजेंद्र रेड्डू जी, आप बात कर रहे थे 2 सीटों की, सिरसा और हिसार की। पिछली बार, हालांकि आप लोगों को बुरी लगती है ये बात, मैं हर डिबेट में कहती हूँ, पिछली बार हर जगह से आप लोगों की जमानत बुरी तरह से जब्त हुई थी। अच्छे उम्मीदवार में वोट के आधार पर कह रही हूँ, अच्छे उम्मीदवार या बड़े चेहरों की भी आप लोगों के पास भारी कमी थी। कुछ नया कर पाएंगे अभी? ज्योति जी, न तो हमारे पास चेहरों की कमी है और न ही हमारी जमानत जब्त वाली कोई ऐसी बात 2019 में थी। अच्छा, 2019 की जो घटना है वो सबके सम्मुख है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। वो पार्टी का विभाजन हुआ, विभाजन के कारण हमारे को बैकफुट पर जाना पड़ा था। लेकिन आप 2019 से पहले 2014 की बात को भी तो जरा बता देना कि जब कांग्रेस को एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा था और हमारी 2 आई थी, जब कांग्रेस की 15 सीटें आई थी विधानसभा की और हमारी 19 आई थी। 2019 के बजाय 2014 को भी देख लीजिए, 2009 को भी देख लीजिए, जब हमारी पार्टी ये 10 साल सत्ता में रहकर इनका ये प्रदर्शन था। आप लोगों को तो 20 साल हो जाएंगे रेड्डू साहब। 2004 में हमारे पास 9 सीटें आई थी, वो बताइए आपको एक सीट भी कौन थी? 2004 में बजरंग दास जी इनको बात कहने दीजिए। कांग्रेस का ऐसे बीच में नहीं, बजरंग दास ऐसे ये कांग्रेस की बात गिनाते रेड्डू जी बार बार। नहीं, 2004 में कितनी सीटें थी आपकी? हमारी कितनी? 9 सीटें थी हमारी। और हम 2009 में कितनी सीटें थी हमारी, वो बताइए आप अपने 14 गिनाते हो, 9 और 4 नहीं गिनाओगे? वो भी गिनाओ ना, बजरंग जी को मैं सुन लीजिए, सबको सुनते हैं रेड्डू साहब, सबको सुनते हैं, इनकी बात तो सुने। अब चुप हो जाओ। 2005 में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया था हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का, और आपने 67 सीटें जीती थी। 2009 में चुनाव लड़ा गया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, आपकी वो 67 सीटें 40 पर आ गई।
2014 का चुनाव लड़ा गया चौधरी भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में, आपकी वो 40 सीटें 15 पर आ गई और टोटली लोकसभा को आपने खोने का काम किया था। ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। और अब 2024 का चुनाव फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आप मेरे बीच में बोले हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर एक लोकसभा भी सीट आप जीत जाओगे, मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। एक लोकसभा भी अगर आप जीत गए तो मैं गारंटी देता हूं, कांग्रेस अगर यदि एक लोकसभा सीट भी निकाल दे तो। और आम आदमी पार्टी की सुन लो, अभी पहले कांग्रेस की आपने कहा इतनी कमेटियां बना दी, ये कमेटी बना दी, वो कमेटी बना दी। माफी के साथ मेरा साहब समय नहीं आगे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो चर्चा हम आज जो पार्टी कार्यालयों का, चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया गया कि बीजेपी की ओर से, सीएम की ओर से कहा गया कि चुनावी बिगुल बज चुका है। तो चुनाव की तैयारियों और बीजेपी की दावेदारियों को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछली बार भी हमने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का।